चलो ठीक है, ये देखो सब भेज दिया मैंने। वो मैंने भेज दिया था तुम्हारा, पर सब लोग इसी ग्रुप में भेजा करो, मैं पहले बता रहा हूँ। ये दिख रहा है ना सबको, यूनिटी आइस अर्जुन आंसर राइटिंग वाला, ये बना इसी के लिए है। आप लोग उधर व्हाट्सएप भेजोगे तो कैसे चेक होगा फिर? तो सब लोग इधर ही भेजना। तो पहले नगीना का आंसर पढ़ते हैं। अरे किसी ने लिखा नहीं है, निखिल तुमने क्यों नहीं लिखा? चलो इधर देखो, आवाज आ रही है ना सबको? अरे आ रही है सर। चलो ठीक है। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? तो पहली क्वेश्चन की डिमांड ये है, और इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन करो। तो दूसरे क्वेश्चन की डिमांड ये है, ठीक है। तो दूसरा, पहली बात आप इंट्रोडक्शन को चीज़ शुरू करोगे तो इसने शुरू किया है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, ठीक है, जो आमतौर पर धरती के अंदरूनी परतों के भूविज्ञानी पतन के कारण बनती है। ये सही नहीं है, डेफिनेशन सही लिखो। कहाँ से लिखा है ये? एनसीईआरटी नहीं था। फिर भी जो है तुम्हारी लैंग्वेज सही नहीं है, इसमें कैसे तो जो भी चीज़ें थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका मनुष्य के लिए उपयोगी पर्वत जल संसाधन, पर्वत जल के संग्रह होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालय में होता है, जैसे हिमालय, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे दिया साथ में। जैव विविधता, पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी तो एग्जाम्पल दे देते हैं। खनिज और संसाधन, लोहा तांबा कोयला आदि खनिज, देखो यही तो मेन चीज़ होती है। खनिज उपलब्ध जो औद्योगिक और विकास कार्य में सहायक, यहाँ पे भी एग्जाम्पल देने डॉक्टर का पटाल। तो लिख सकते हैं इसमें हाँ, आंसर राइटिंग क्यों नहीं लिख सकते। पर्यटन, पर्वतीय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के कारण पर्यटन के लिए प्रमुख स्थल है, जो रोजगार और आर्थिक लाभ। पर्यटन कौन कौन से होते हैं वो बताओ? राफ्टिंग वाफ्टिंग ये सब चीज़ें। मौसम और जलवायु पर प्रभाव, पर्वतीय वायुमंडलीय प्रणाली को नियंत्रित करने में सहायक है, तो वायुमंडल तापमान और वर्षा पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। चुनौतियाँ क्या है? जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, इसमें मैंने क्या लिखा है? चुनौतियों का वर्णन करो, ये पढ़ा करो, ये आखिरी पॉइंट वर्णन करो। तो मतलब आपको एक्सप्लेनेशन देना था, ऐसे पॉइंट लिख के नहीं भागना, कुछ ही नंबर नहीं मिलेगा। वनों की कटाई, पर्यावरण असंतुलन, मिट्टी कटाव, भू संकलन, अधिक जनसंख्या दबाव, प्रदूषण, विकास और पारिस्थितिक असंतुलन। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि पर्वतों के सुव्यवस्थित लाभ के लिए हमें सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ठीक है। परंतु ये इसे एक्सप्लेन करो। अब ये मान लो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें तुम्हें मिलेंगे 3 नंबर। आगे बढ़ो। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? पहली क्वेश्चन की डिमांड ये है, सब लोग समझो कैसे क्या क्वेश्चन आंसर राइटिंग किया जाता है। एवं मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। तो 5 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का ये हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, कुछ मैदान समतल तो कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन। अब यहाँ मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? मैदानों का निर्माण अधिकतर नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा होता है। नदियाँ पर्वतों के डालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित करती है और अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है, एकदम सही है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को भी घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेप से मैदानों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी तो लिखो, गंगा का बेल्ट वाला जो है मैदान, ये सब चीज़ें कौन लिखेगा भाई? जितनी क्लियरिटी दोगे ना आंसर में, उससे नंबर बढ़ेगा। अब मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? सामान्य मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, जल स्रोत की उपलब्धता है, आवास उद्योग के लिए सुविधाएं हैं, जलवायु अनुकूलता है, प्राकृतिक भौगोलिक विशेषता जनसंख्या के लिए अनुकूल है। निष्कर्ष है, अभी निष्कर्ष एक ही लाइन का, इसमें भी 3 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अब शिवानी का पढ़ते हैं। समझ में आया ना कि ना क्या गड़बड़ी है यार? सब लोग लिखो, ऐसे लापरवाही करोगे तो फिर मैं ना तुम लोग उठा के फेंक दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। अभी उधर तो तुम कौन कहाँ गए हो काजल? पहले बोलते सर हमसे कि 3 घंटे नहीं लिखा जाता, अभी 5 मिनट तुमसे नहीं लिखा जाता, कैसे सीखोगे? झूठ मारी तैयारी मत करो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ऐसे लापरवाही करते रहो तो यहीं पड़े रहोगे फिर। अब ये 2 क्वेश्चन भी नहीं लिखे गए तुम लोगों से, मैंने बोला था लिखना है। How are mountain useful to man? What are the challenges for people? ठीक है। A mountain is any natural element of the each surface. Mountain is small. ठीक है। इंट्रोडक्शन, ये तुमने क्यों बनाया? अच्छा, माउंटेन का तुमने दे दिया, ठीक है। ये भी अच्छा है, अगर आप डायग्राम बना के दे सकते हो तो। जैसे कॉन्टेक्स्ट इसका तो फिर वो था नहीं भाई, इंडियन को आप देखो नगीना सीखो। अब यही देखो, यही डिफरेंस आ जाता है। अब देखो, तुमने भी आंसर लिखा है, इसने भी आंसर लिखा है, पर इसने दिमाग लगा के ये डायग्राम छाप दिया है, तो ऑटोमेटिक इसका ना आधा नंबर बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा एग्जामिनर की तरफ से।
सारे पर्वत दे दिए एक जगह। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ये हो गया। अब इसका मेन डिमांड इसने किया है या नहीं किया है? अब ये क्या कर दिया तुमने? सर देखो ना अच्छे से जूम करके। अरे भाई ट्यूशन की Explain करो। सुनो, हाउ आर सर आगे चलो चलो सुनो, चलो आगे सुनो, तो सुनो। चलो सब। अरे पहले सुनो तो श्री बात, यही तो तुम लोगों में ना यही होता है भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका जवाब दो। जैसे मान लो मुझे जाना है दिल्ली, तुम बता रहे हो नहीं दिल्ली ऐसे मत जाइए, आप जाइए पहले गुजरात जाइए, फिर पंजाब जाइए, फिर दिल्ली जाइए। अरे भाई मुझे दिल्ली जाना है, जयपुर से दिल्ली तो सर बस मैंने 3 लाइनों में ये बताया 3 तरीके के पर्वत होते हैं, बाकी इसमें मैंने कुछ भी नहीं ये बताया। जरूरत नहीं है, यही तो गलती होती है। जैसे ठीक है, आपकी ठीक बार मैं बताता हूँ ना, जैसे मैं मेंस लिख रहा था तो मेरे सामने देखो, मुझे भी पता है कि मैं पहले जब टेस्ट सीरीज लिखता था ना, तो जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछ रहा प्रॉब्लम, तो मैं समाधान भी लिख के आता था, ऐसे करके हमेशा क्वेश्चन में ऐसा लिखता था। ठीक है, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ, पहली बात तो एग्जाम में लिखने का टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम इरिटेट होता है भाई, मैं पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम बताना तू, आखिरी में कंक्लूजन बता दो बस, एक दो समाधान। अब तुम उसके लिए देखो, जैसे प्रॉब्लम लिखा फिर समाधान के लिए एक पूरा पैराग्राफ यूज करो, नो, ये गलत तरीका है। ये हकीकत में बता रहा हूँ भाई, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसी का जवाब दो। पहली बात, एग्जाम में टाइम मिलता ही नहीं है। ये चलो आपने बना दी, ये अच्छा है, परंतु इसके बाद में जो तुम ये लिख रही हो ये गलत है, क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। अब तुमने यहाँ पे ये भी बना दिया। सर ये बता रहे हो ना यूजफुल कैसे, स्टोर हाउस ऑफ वाटर, तो मतलब हिमालयास कैसे वाटर लेके जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अब जैसे लग रहा है सीखो ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मैदान वाला क्वेश्चन का, उसमें मैंने देखो एग्जाम्पल भी दिया है कि कौन कौन सी मतलब हिमालय से कौन कौन सी नदियां ओरिजिनेट हो रही है। इंडस, गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये सब ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। आगे और ये एनर्जी जनरेशन, अब देखो एचपीपी दिखाया है मैंने, हाइड्रो पावर प्लांट दिखाए हैं यहाँ पे। शाबाश, ये भी सही है, ठीक है। एग्रीकल्चर का, आसाम, एग्रीकल्चर का, ठीक है। ये क्या, फौना एंड फ्लोरा बताया आपने, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। नेशनल बैरियर प्रोटेक्शन, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये है नंबर 6-7 नंबर आ जाएंगे इसमें आराम से। साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन, इनहिबिटेड चैलेंजेस फेस। अब देखो इसने एक्सप्लेन भी किया है। नगीना देखो, ये होता है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। अब देखो कोई इतना अच्छा लिखेगा, अब देखो नगीना को मिला 3 नंबर, इसमें मैं आराम से 6 नंबर, 6 से 7 नंबर, 6 से ज़्यादा नंबर मिलता नहीं है, और मैं आराम से इसमें 7 नंबर दूंगा। तो ये फ़र्क होता है। ये देखो कितना बढ़िया बना है। प्रेशर, इकोसिस्टम, इंटरफेरेंस, ठीक है। थोड़ा कंक्लूजन लिखने की आदत डालो। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिक ठीक है, थोड़ा वर्ड लिमिट का दो। अब देखो फालतू चीज़ें हटा दोगी तो वर्ड लिमिट भी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आराम से 6 से 7 नंबर मिलेंगे, देख लो ना कि ना, ये फ़र्क है। अरे फ़र्क दिख रहा है, ऐसा नहीं है। देखो ये देखो इधर, कौन, युवराज, युवराज पहले भी क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। अब देखो ये सीधा सीधा फ़र्क दिख रहा है, शिवानी की कॉपी में दिन रात का अंतर है। नगीना समझ में आया? अरे और सब लोग समझ लो ये फ़र्क। देखो ये एक्स्ट्रा, इसको एक्स्ट्रा नंबर कहाँ से मिल रहे हैं? आधा नंबर इसको यहाँ से मिला, ठीक है। उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन जो है, आधा नंबर उसका, देखो हर जगह डायग्राम उसने बता दिया है, ठीक है। देखो इतना बड़ा डायग्राम, थोड़ा छोटा वो डायग्राम बनाओ, उससे हो जाएगा। फिर इसने हर जगह एग्जाम्पल दिए हैं, आधा नंबर वो बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद में इसने चैलेंजेस को अच्छे से डिस्क्राइब किया, आधा के यहाँ पे 1 नंबर ही पूरा मान के चलो, 2.5 नंबर बढ़ा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा देखो कहाँ 3 से डायरेक्ट उधर 6 से 7 चला गया। अब आगे देखो, देखो इसमें 2 क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। अब देखते हैं पहली चीज़, ये क्यों बनाया आपने? तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं, आता है तो। नहीं, हर जगह भी मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद ओके, रखना, हाँ हाँ हाँ। छोटा सा डिस्क्राइब करो, हर जगह ज़रूरी नहीं होता है। अच्छा, ये आपने गेंगेटिक प्लेन बनाया, इधर मैक्सिको प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल है ना, इतना ज़्यादा लंबा देने की ज़रूरत नहीं है। सर अपने पास प्लेन फॉर्मेशन सिर्फ अपन को इंडो गैंजेटिक ही पता है, सारे प्लेन फॉर्मेशन कहाँ पता है अपन को, इसलिए मुझे इंडो गैंजेटिक वाला बड़ा देना पड़ा।
एक तो ज़्यादा देने की जरूरत, ओनली लिख दो, बस एग्जांपल लिख दो, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है, रिवर्स यूथ एज में होती है, मैच्योर स्टेज में आती है, ठीक है। चाहते थे ना इसका वो है ना, वो बना के डायग्राम बना के बता सकते थे। न्यू प्लान बाय चेंजिंग, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं थी। ये आपने अलग क्वेश्चन लिखा है क्या ये? 3 क्वेश्चन। हाँ, ये 3 क्वेश्चन थे ना। तो नगीना तुमने 2 ही क्यों लिखे? आप बोल रहे थे ना कि दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करके एक क्वेश्चन बनाया था। नहीं 2 क्वेश्चन दिए थे। दिया था सर। 2 अगर विश्वास ना हो तो टोटल 3 थे वो। ये ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, पढ़ के बताओ। ये तो तुम्हारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हिमालय, हाँ। सारे डिवीजन वगैरह। ये लास्ट चैप्टर में दिया तो था क्वेश्चन, नगीना तुम्हें भूल गई तुम। ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सारा प्लेन्स। सही है ये। अब देखो सही है, तुम आंसर आईडी सही लिख रहे हो, बस थोड़ा जो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत ना हो फालतू चीज़ें ना लिखो, ठीक है तुम्हारा, ठीक है। बोले सब ठीक है। ऐसे मैं फिर बता रहा हूँ, सब लोग लिख के चेक कराओ तब फ़ायदा मिलेगा। चलो 7th क्लास शुरू करते हैं अपन। और मैं फिर बता रहा हूँ, उधर तो वीकली तो नहीं लिख रहे थे, एटलीस्ट इधर तो लिखो। निखिल क्या है तुम लोग, कब लिखोगे आंसर? निखिल काहे नहीं लिखे? सब लोग आंसर जो मैं दे रहा हूँ एटलीस्ट इसके साथ ही लिखो, एटलीस्ट इसी से सीख जाओगे लिखना ना। मैं फिर बता रहा हूँ, लास्ट चांस है आंसर राइटिंग सीखने का, फिर बाद में तुम लोग भटकोगे ऐसे इधर उधर। चलो तो मैं पहले बता रहा हूँ, ये देखो इन्वायरमेंट के लिए बेसिक बुक है, एक 4th क्लास का भी आता है, तो उसमें इतना नहीं है परंतु ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी के जो 6 चैप्टर है ना, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, वो मैं कल भेजा भी था। तो एनसीईआरटी को मैं फिर ले बता रहा हूँ, इग्नोर मत करो। अब कौन आया? वैशाली, छोटी। क्लास ज्वाइन किया करो। आज पहली बार आए हो तुम क्लास में, जब से शुरू हुई है एनसीईआरटी वाली क्लास। चलो ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, मैं पहले बता रहा हूँ इन्वायरमेंट का बेसिक्स है, यहाँ पे पूरा ये जो बुक है 7th क्लास की पूरा इन्वायरमेंट को लेके ही है ये। चलो पहली बात अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पहली बात, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन हुआ है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी का पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार मिल कारखानों एवं बर्तनों में निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेंस के लिए, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अभी देखो ये कोई काम का नहीं है, परंतु यहाँ से एक सेंस डेवलप हो रहा है कि अपने इन्वायरमेंट के लेकर सेंसिटिव होना चाहिए, बस और कुछ ही नहीं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि।
आप दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति में मानव द्वारा निर्मित वस्तु की सूची बनाएं। तो ये कोई मतलब नहीं है, बस ये चीज़ याद रखो। रवि, परमजीत जैसी, मुस्तफ़ा। अब देखो एनसीईआरटी की खासियत देखो, ये सब धर्म को इंक्लूड करता है। देखो ना, मतलब देखो बुक जब चाहते तो बुक को ऐसे ही बना सकते थे, पर इससे पता लगता है तो अपने अंदर भी ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि अपने को सबको साथ में लेके चलना चाहिए। जैसे तुम लोगों में से या अपने, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे खुद ही बचपन तक ऐसा माइंड सेट था। वो होता है क्योंकि घर में जैसे संस्कार दिए जाता है आदमी वैसा ही बनता है, परंतु मैं जैसे बाहर निकला तो चीज़ें सीखा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये अगर आपके अंदर ऐसा है, कास्टिज्म को लेके है या रिलीजन को लेके है, तो ये चीज़ें निकालो अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो। ये याद रखना है ये चीज़। अब देखो यही तो खूबसूरती है एनसीईआरटी की। देखो इसमें सब आ गए, परमजीत सरदार आ गए, रवि आ गया, जेसी आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, सब आ गए। तो भाई आपकी तैयारी में आपके दोस्त ऐसे नहीं कि मैंने देखना तुम लोगों की, मैं ऐसे नहीं बोला किसी को पर्सनली मैं कमेंट नहीं कर रहा, पर होगा किसी का एक ही कास्ट से रिलेटेड किसी के दोस्त होंगे या फिर किसी के रिलीजन से रिलेटेड दोस्त होंगे। तो ये अगर आपके अगर ये हालात है तो समझ लो आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, आपकी पर्सनैलिटी सबसे बड़ा बोलते हैं कि वीक पॉइंट है ये। तो ये चीज़ याद रखो, अपने आप को जितना ये जो डाइवर्सिटी है उसको समझो और उसका मज़ा लो। ठीक है, आज सभी यहाँ सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। बहुत अच्छा है ये, इस टाइप का याद रखना। देखो यही एनसीईआरटी खासियत है जो सिखा देता है। अब देखो पर्यावरण के घटक क्या क्या पर्यावरण के घटक है। पहला मानव निर्मित, जैसे इमारत होगी, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, स्मारक हो गया, उद्योग हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी जैसे कल मैं भेजा था वैसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकती है। पर्यावरण के घटक क्या है, वो जैसे डब्बा बना देगा और उसमें पूछ लेगा। प्रकृति क्या है, वायु जो वायुमंडल है, जल जो जलमंडल है, स्थल मंडल है और सजीव जीवमंडल है। मानव क्या है, यह भी पर्यावरण का घटक है। याद रखना पर्यावरण घटक 3 होते हैं, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। मानव में एक व्यक्ति भी आ जाएगा, परिवार भी आ जाएगा, कम्युनिटी भी आ जाएगी, धर्म भी आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएगा, आर्थिक राजनीतिक स्थिति सब आ जाएंगे उसमें। ये सब पर्यावरण के घटक है, याद रखना। ठीक है, जीव क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, इसमें जीव पाया जाता है। अजीवित निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक व मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव अजीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, ये चीज याद रखना। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। ठीक है, तो ये है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द का उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, वो इतना ज़्यादा काम का नहीं है, भी कोई कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि हो गया, जल हो गए, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जैवमंडल से आप पहले से परिचित होंगे, याद करो छठी क्लास में अपने चैप्टर पढ़ा था। आइए हम उनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जिसमें जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चढ़ने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब देखो ये बहुत अच्छा है, स्थल मंडल है, ये जल मंडल है, ये वायुमंडल है। इन तीनों का जो मिश्रण होता है वो जीवमंडल होता है। यूपीएससी ने 2011-12 में जब इजी क्वेश्चन पूछता था तब ये डायरेक्ट पूछा हुआ है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल की विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। ये चीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल यूपीएससी ना ऐसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा रहा है, लाइन टू लाइन। तो याद रखना पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही वायुमंडल को बांध के रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाले गर्मी और हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। याद रखना कौन, वायुमंडल। अब आएगा क्वेश्चन। इसमें कई प्रकार की गैस जैसे धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं।
वायुमंडल में परिवर्तन में होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते। तो अपन मैंने बताया था, ये यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ। इकोसिस्टम क्या होता है, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा की एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। अभी देखो डाइवर्सिटी बता रहा है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर वहाँ रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। अब देखिए ये बता रहा है कि कहाँ पे क्या खासियत रहती है। एक पौंड का उसका दिया हुआ है। ये तो पता ही होगा, प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखो ये बाटा सिस्टम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ पहले। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं को अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ। अब आओ इधर। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पतियों, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित है। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता था? हाँ, क्यों नहीं, वो भी एक पारितंत्र होगा, ये चीज़ याद रखना। इसको कम करनी। इधर आ जाओ। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसका फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख गए। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवर्तन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो ये एक तरीके से आप ऐसे में जो है यूज कर सकते हो कि कैसे प्रोग्रेस हुआ है, या मेंस की आंसर राइटिंग में यूज किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक व मानव पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है। रवि को कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों व लोगों की क्रियाकलाप को चित्र बनाकर लाए। चलो शुरू हो जाओ। शिवानी बताइए, पारितंत्र क्या होता है? शिवानी, नगीना, अरे कहाँ भाग गए सब लोग? सो गए क्या? ऐसा तंत्र जिसमें सभी जीवधारी एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो पारितंत्र होता है। एक तंत्र का विकास हो। निखिल, ऐसा तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में और पर्यावरण के साथ मिलकर क्रिया करते हैं सर। ये देखो, ये पढ़ो इधर। हाँ सर, वो अन्योन्य क्रिया करते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण संबंध है। याद रखना, लाइन टू लाइन याद होना चाहिए चीज़ें। क्वेश्चन पूछा भी गया। चलो सना बताइए, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? सर, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि
सर जैसे कि एक तो मानव निर्मित पर्यावरण होता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है। क्या तो आता है प्राकृतिक पर्यावरण में जल ये आ जाएगी, नदी, जल, पर्वत, पहाड़, और ये भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, सब प्राकृतिक पर्यावरण। ये आप फोड़ गई कहाँ हाँ पढ़ सर, लिया तूने प्राकृतिक इसमें पर्यावरण नहीं में? है, लेकिन मैं बता रही हूँ सर, उसमें आएगी वो। हैं? हाँ सर, ये वो देखो। नेचुरल है ना, जलवायु, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु और चलो ठीक है। environment। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? श्वेता जवाब दीजिए। सर प्राकृतिक, मानव निर्मित, ये सब। और कौन आएगा? ये तीन थे। मानव सर, जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, अरे सजीव प्रमुख मंडल, घटक ये कौन सब से प्राकृतिक हैं जो पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। नगीना बताइए। क्या सर, पर्यावरण के प्रमुख घटक हाँ। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव भी अपने अपना पर्यावरण का बताते हैं। स्थलमंडल क्या होता है? स्थलमंडल पृथ्वी की ऊपरी सतह जो चट्टानों से निर्मित होती है। बस ओली चट्टानी होती है स्थलमंडल में। हाँ, मतलब भौतिक क्या था, वो पहाड़ पर्वत तो आ जाएंगे ना, चट्टानों से ही तो बने हैं। चलो निखिल बताइए, मानव मैंने निर्मित तो पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए निखिल। सर, हाँ बोलो पूजा। इमारतें, पार्क, पुल, सड़क। हाँ बताइए, क्या बोले थे पूजा, बोलो। वही बता रही थी, हाँ बोलो। पर्यावरण का घटक। हाँ क्या कौन कौन होता है? फिर हो तो गया, मैं भी वही बोल रही थी। चलो ठीक है। जीव पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? बताओ सना बताओ। मानव जंतु, जीवी पर्यावरण मानव और जंतु होता है। एनिमल एंड प्लांट्स। जंतु वही सब। सर आएंगे, सजीव आएंगे ना सर। जीवीय प्राणी, सजीव प्राणी, संसार जिसमें पादप और जंतु। ठीक है, चलो ठीक है। अब कौन कौन है यहाँ पे, एक बार तुम ये देखो तो सही। अमित, अमित जवाब दीजिए। जैवमंडल क्या होता है अमित? जैवमंडल क्या होता है? जैव मंडल में सर तीनों आते हैं, स्थल, वायु और पानी, जल, ये तीनों जैव मंडल कहलाते हैं। चलो ठीक है। छोटी इसका जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ये तो इजी क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। ताल। सना बताइए, क्या सर? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्राकृतिक पारितंत्र सर, वन और मरुस्थल तो है, ताल नहीं है सर। अच्छा। हाँ सर, ताल तो तबला होता सर है। इंग्लिश में एक्वेरियम है ताल की जगह। ये भाई तालाब है। सर तो गलत लिखा है, हम क्या करें उसमें। सर तो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। चलो शिवानी तो फिर जवाब वन- दीजिए। सिर्फ वन आएगा, वन मनुष्य लगा। सर एक्वेरियम, टी वाला ये ताल, एक्वेरियम है इसकी जगह। तालाब बनाए जाते हैं प्राकृतिक। मैं उठा सर है ना, इंग्लिश में एक्वेरियम लिखा हुआ है। ताली होगा सर, ताली होगा। मरुस्थल मुझे बताइए प्राकृतिक होता है? उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को अभी सबको। प्राकृतिक ही तो होता क्या है हो ना। गया? सर मरुस्थल मरुस्थल प्राकृतिक तो वो है। होता है ना, डेजर्ट। डेजर्ट हाँ तो होता है। डेजर्ट प्राकृतिक होता है। नहीं, और सर और तो क्या, डेजर्ट प्राकृतिक भी तो होता है, नेचुरली तो ये होता है। भगवान तुम लोगों को उठा के फेंक दूंगा सब लोगों को। मरुस्थल भाई मैन मेड होता है, मैन मेड के कारण बनता है ये। प्राकृतिक कोई ऑटोमेटिक कोई जनरेट होता है क्या मरुस्थल? मरुस्थल जो है मनुष्य की गलतियों के कारण बनता है। नहीं सर, ग्रेट इंडियन, ये जो है अपना थार डेजर्ट, ये हाँ। जब वो हाँ। ये मतलब जब इंडियन प्लेट आ रही थी तो ये जल में चला गया था, तभी तो जब ऊपर आया तभी तो ये डेजर्ट बना ना। हे भगवान, चलो इधर आ जाओ, तुम लोगों को बताता हूँ। प्राकृतिक पारितंत्र। तुम लोग सोचो इस क्वेश्चन में गलती कर रहे हो।
भाई मरुस्थल जो है मेन मेड होता है वो, मुझे सर, बताओ आप इन्वायरमेंट ये के बताओ द्वारा मुझे, कैसे जो बनेगा। जम्मू कश्मीर में मरुस्थल है तो वो क्या इंसानों ने बनाया है? हाँ भाई, वो इंसानों की गलतियों के कारण बनता है। तुम लोगों मतलब इंसान थे ही नहीं। जहाँ पे 25 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है मरुस्थल ही होता है वो, तो कोई उसमें मैन की क्या करेगी? वहाँ पे परिस्थिति ऐसी है ही नहीं कि मरुस्थल लेकिन डेवलपमेंट वो हो सब सके। नेचुरल में ही वहाँ आ पे जाएगा ना। वेजिटेबल्स उत्पन्न हो ही नहीं पाती वर्षा के। सर हिंदी में ना, हिंदी में ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, वो ताल की जगह वहाँ एक्वेरियम लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें वो अपन घर में नहीं रखते क्या, मछली वाला वो मछली तालाब उछली सा। नहीं रहती है वो वाला। मरुस्थल मैन मेड होता ही नहीं है, मरुस्थल नेचुरल होता है। जहाँ पे कंडीशन होती है कि जहाँ वर्षा नहीं हो पाती तो वनस्पति उग ही नहीं पाती वहाँ पे, इसलिए डेजर्ट। सर एक्वेरियम वो नहीं होता क्या, वो ग्लास के उसमें रखते हैं वो टब जैसे में। याद करो। जो छोटे छोटे पौधे रखते हैं उसमें, चलो ठीक है, अगला वो भी बताओ। होता है, मछली भी वाला हो। देखो अगर ये तालाब है तो तब तो आंसर इसका मरुस्थल आएगा। अच्छा, अब ये ताल है तो फिर तो तालाब भी मानव, तालाब तो जरूर मानव निर्मित हो सकता है। क्यों? भाई तालाब की जगह कैसे बना सकता है? क्या बात करें, पर क्यों नहीं बना नदी से कट के? पता है लेकिन तालाब तो मानव निर्मित हो सकता है। सहारा मरुस्थल है ना। जैसे सहारा मरुस्थल हो गया। सर एक्वेरियम का फोटो सर्च करो। ईरान में पड़ा वो दुलुत इतना बड़ा डेजर्ट पड़ा है, कंडीशन ऐसी है 70 अरे ठीक है, चलो अगले का जवाब दीजिए। कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? बताइए सना, सर स्थल, इनमें कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? हाँ सड़क, इनमें कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? हाँ पांडव वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। चलो ठीक है, पूजा इसका जवाब दीजिए। पूजा जवाब दीजिए। पूजा क्या हुआ? जैवमंडल बताओ, पूजा अंदर जाएगा। बता रही हूँ। तो बताओ ना, तो कब बताओगे? मंडल का हो जाएगा लास्ट वाला 6 नंबर। ये होगा जीव और उनके परिवेश के बीच संबंध है। वे संकेत से जहाँ स्थल, जल, वायु पारस्परिक के बाद ख नंबर का हो जाएगा 1 नंबर। जैवमंडल का ये आएगा शायद, जहाँ हाँ। स्थल, जल एवं वायु। पूजा तुम यही गलत बता रही हो। सर पहले ऐसे करते हैं। ये देखो, वायुमंडल जैव मंडल ये हो गया, वायुमंडल ये वायु की वायु। चादर, जलमंडल जलीय क्षेत्र, पर्यावरण क्या हो हमारे गया? आसपास का क्षेत्र। बस। उसके बाद और जो दिया हुआ है वो सब। अब वो छूटेगा तो कोई जरूरी चाहिए कि सभी का आंसर दिए वो रहता है मिलान वाला पहले से ना यूपीएससी में भी आते थे, पीछे देखोगे ना इधर भी आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। अब ऐसा नहीं कि सारा ही मिले होना चाहिए। मेरे को लगा 1 का 2 हो सकता है। ऐसा नहीं होता ना। चलो ठीक है, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या तत्व है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है, इस चैप्टर से 2023 में क्वेश्चन आया था और अभी 2024 में भी आया हुआ है। ठीक है, उसका आंसर ताल ही है। ताल अब वो इंग्लिश के कारण दिया हुआ इक्विवेरियम। चलो कौन ज्वाइन किया अभी? श्वेता है कहाँ जो छोड़ के भागते हुए? तुझे अमित क्या खेल लुका छुपी खेल खेलते रहते हो क्या तुम लोग? चलो ठीक है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर में बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? चलो, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इस टाइप यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रही है। पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम याद रखना है चीज़। पृथ्वी का आंतरिक भाग किस तरीके से बना है, ये आंतरिक कोड है, ठीक है। ये बाह्य कोड हो गया, ठीक है। ये मेंटल वाला पार्ट हो गया है। ये स्थल मंडल है, ये परपट्टी है, ठीक है। तो ये क्रोड मेंटल, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, थोड़ा पता रखना, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या क्या है।
एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, जो ये रही। यह सबसे पतली परत होती है। याद रखना, ये एक एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। यह महाद्वीपीय सहिति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट बना देगा कि भाई समुद्री ज़्यादा होती है, इस टाइप का। आजकल यूपीएससी इसी टाइप से ना डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाती है। यूपीएससी में अभी क्वेश्चन नहीं आया इस पर। क्या बात कर रहे हो? इस पर नहीं आया अब तक, ये इस पे इस टॉपिक पे। अच्छा, तो आ जाएगा। अभी तो नहीं आया था, अभी मैं बताऊंगा ना, ठीक है। चलो, महाद्वीपीय सहिति मुख्य रूप से सिलिका व एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है। याद रखना, पीटी में नहीं तो मेंस में तो आया हुआ है क्वेश्चन। मेंस में है, पीटी में नहीं है। चलो ठीक है। महाद्वीपीय सहिति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, तो ये चीज़ याद रखना। इसलिए इसे Cl या सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका व मैग्नीशियम की बनी है। इसे सीमे सिलिका या मैग्नीशियम भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल वाला पार्ट ये रहा। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, ठीक है। आंतरिक परत ये वाली जो है। अब देखो, ये महाद्वीपीय परपट्टी, महासागरीय परपट्टी याद रखना। ये जैसे महासागर है तो महासागरीय परपट्टी इसके नीचे पाई जाती है, देखो ये रही। और ये महाद्वीप है तो महाद्वीपीय परपट्टी यहाँ पे पाई जाएगी, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। मुख्यतः निकिल व लोहे की बनी होती है, जिसे निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोण का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है, इसीलिए याद रखना, यहाँ पे सब चीज़ें पिघल जाती है। ज्वालामुखी यहीं से बनती है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। तो ये भी चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट है? मेंटल है। पृथ्वी त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, तो ये चीज़ याद रखना। इस टाइप के फैक्ट आजकल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा डायरेक्ट। इग्नियस क्या है? लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटाफोरस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। अब मैं बताऊंगा यही क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो? अभी यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया है। तो फिर पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, याद रखना ये चीज़। सेल विभिन्न रंग, आकार व गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेलें 3 प्रकार की होती है। आग्नेय सेल, ठीक है, अवसादी सेल जिसको सेडिमेंट्री सेल भी बोलते हैं, कायांतरित, मेटामॉर्फिक सेल, ठीक है। अभी देखो मैं बताता हूँ इसी का क्वेश्चन जो आया 2024 में। हल्के में मत लो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ एनसीईआरटी का। मैं पढ़ के बताता हूँ तुम लोगों को क्वेश्चन। जब तक तुम लोग क्वेश्चन में, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई PYQ याद होने चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे अपने अनुसार ये कम इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे करके तो फिर लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। देखो, एक तो ये क्वेश्चन आया था, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। इसी में आगे जाके भी आएगा। और वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में आएगा ये। ज्वालामुखी उद्गार वाला क्वेश्चन भी याद रखना, जब इसी में ही आएगा वो आगे, इसी या शायद 8th क्लास में आए, वो इसमें आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, चट्टानों का अपक्षय वाला, ठीक है। अब आगे देखो, द्रवित मेघमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। तो ये वाली जो सेल होगी, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल, याद रखना ये चीज़। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लावा द्रवित मेघमा ही लावा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी सेल या आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है, याद रखना चीज़ें। द्रवित मेघमा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है।
लई मसालेदार दानों को चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। नीचे याद रखना ग्रेनाइट पत्थर कहाँ मिलते हैं, इस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, ठीक है, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। याद रखना कि कहाँ पे तेल वेल पाया जाता है, अवसादी सेलों में पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना। आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंतित सेलों में परिवर्तित हो सकती है, ये चीज़ याद रखना। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर जो है कहाँ से मिलता है, कायंतित सेल से मिलता है, ये चीज़ याद रखना। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर खेला ही होगा, पिट्ठू वाला, चिबड्डी, स्टापे, किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। अपने दादा ने पड़ोसी से पूछ कर जानकारी प्राप्त कीजिए। अभी देखो, लाल किला लाल गोला पत्थर से बना हुआ है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था इस टाइप का। अब आगे देखो, ये सेल चक्कर, देखो ये मैग्मा है, याद करो इससे बनेगा आग्नेय सेल। आग्नेय सेल का टुकड़ा होकर बनेगा अवसाद, इससे अवसादी सेल बनेगा, फिर कायंतित सेल बनता है, और ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। आग्नेय सेल से डायरेक्ट कायंतित सेल भी बन सकती है, और कायंतित सेल से अवसाद भी बन सकता है, और अवसाद से फिर ये बन सकता है। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए, ये पूरा याद होना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्कर कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, जो अपन यहाँ देखें। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी सेल कायंतित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंतित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधीय उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। अब देखो ये पढ़ो 2024 का क्वेश्चन ध्यान से, इसी पे मतलब चैप्टर के हेल्प से हो जाएगा क्वेश्चन। चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। देखो ये रहा, यहाँ पे जब पढ़े थे अपन, ये रहा, देखो ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पहुँच कर जमा कर दिया। तो हवा, जल आ रहा तो वर्षा भी इसका एक कारण होगा। ठीक है। दूसरा इसमें पूछ दिया था, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। ठीक है। फिर तीसरा स्टेटमेंट दिया है, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। तो इसका आंसर था शायद, इसका जो भी है मैंने जो किया था, किसी कोचिंग वाले ने कोई और आंसर दे रहा है, यूपीएससी बताएगा अब इसका तो आंसर जो भी है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, अब जैसे आगे तो आया, अभी इसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर आएगा आगे जाके। चलो, पृथ्वी के 3 परतें क्या है, सना बताइए फटाफट। सर पहली तो भूपट्टी आएगी, वही वाली है ना सर, फिर उसका वो आएगा, मेंटल आएगा, बाह्यिक रोड और आंतरिक रोड। एक ही हो, क्रस्ट मेंटल और फिर नीचे आ जाएगा, हो गया ना 3 क्रस्ट मेंटल रोड। नहीं ना बताइए सेल क्या है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले। और 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखो। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंतिक सेल। बहिर्वेदी में अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है, शिवानी बताइए। समझ नहीं आ रहा, मतलब ये कीवर्ड नहीं समझ आया, जैसे शेल और ये। क्यों तुम आज इंग्लिश की एनसीईआरटी लिख के नहीं बैठी हो क्या? नहीं सर, है नहीं मेरे पास 7 की, बाकी सबकी है। किसके सेल तो सेल ही होते हैं, सेल को मतलब चट्टान। चलो ठीक है, और कौन है? निखिल बताइए, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है निखिल? चलो बताओ युवराज। और सेल चक्र का आप क्या समझते हो, सेल का क्या उपयोग और कायंतिक सेल क्या है, सब बताओ सारे क्वेश्चन फटाफट।
इसका तो ये होगा कि भाई पृथ्वी के अंदर जो अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो मैग्मा बनता है, जब वो मैग्मा बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही अगर ठंडा हो जाता है ना, तो अंतर्भेदी सेल का निर्माण होता है, इंट्रूसिव। और अगर वो मैग्मा अंदर की परतों तोड़ते बाहर आ जाता है, जैसे उससे बाहर आ गया तो वो हो जाएगा ये बहिर्वेदी। तो ये से अगर इसको ज्वालामुखी भी रिलेट कर सकते हैं आगे। वो क्या है, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो सेल चक्र में इसमें ये होगा कि भाई जो अवसादी चट्टान होती है, या फिर जो अवसादी हो गया, आग्नेय चट्टान हो गया, तो अत्यधिक ताप के कारण ये किसमें अच्छा, शेल का मतलब रॉक है क्या? हाँ, रोक रॉक वही है, साइकिल। रोक हो गया। तो जैसे जो आग्नेय चट्टान होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? अत्यधिक ताप और दाब के कारण वो उसमें उसमें होता ना एक कायांतरी चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है, अवसादी चट्टान होती है। और जैसे अवसादी चट्टान है, पहले आग्नेय चट्टान अवसादी में नहीं होगी क्या? फिर अवसादी अरे होगी देखो कायांतरित में। देखो जैसे मतलब आग्नेय चट्टान है, अगर उस क्या हुआ, अत्यधिक ताप हुआ, अत्यधिक दाब हुआ, तो कन्वर्ट हो जाएगा कायांतरी चट्टान में। फिर अगर आग्नेय चट्टान हो गया, मतलब अगर वेदरिंग हुआ, वर्षा हुई, या भी जो एक क्वेश्चन था यूपीएससी का, वर्षा हुई और भी कारण हो गया, टुकड़े तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, तो आग्नेय चट्टान कन्वर्ट हो गया अवसाद चट्टान में, अवसाद चट्टान में कन्वर्ट हो गया। और वैसे ही जो अवसाद चट्टान है वो मतलब धीरे धीरे मिलकर एक हुआ, एक जुड़ा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आग्नेय चट्टान में। और वैसे अत्यधिक ताप दाब के कारण वो भी कन्वर्ट हो जाएगा कायांतरी चट्टान में। मतलब तीनों का चक्कर चलता रहेगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, ये सेल चक्र है। सेलों का क्या उपयोग है? सेलों का यूज हो गया कि सेलों का जैसे खनिज तेल, इसमें सब कुछ ही होता है। जैसे आग्नेय चट्टान होती है तो वहाँ पे ये कौन पढ़ेगा? तो हो गया ना, मतलब प्राकृतिक गैस, वो पूरा कोयला सब कुछ कोयला, प्राकृतिक पेट्रोलियम। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ वही तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आग्नेय चट्टान होती है वहाँ पे अत्यधिक टेम्परेचर होता है, तो अत्यधिक टेम्परेचर के कारण वहाँ पे खनिज तत्व नहीं हो पाते, क्योंकि वो जल जाते हैं, उसका यूज नहीं हो पाता। तो जो खनिज तत्व सब मिलेगा अवसादी चट्टान मिलेगा। नगीना बताइए, कायांतरित सेल क्या होती है? नगीना। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च दाब और उच्च ताप के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, वही कायांतरित सेल बनती है। चलो सना, शुरू हो जाए। द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या होते हैं, बताइए। अब मेरा हाथ गर्म करने का टाइम आ गया है। बताइए। बहुत मजे दे। आग्नेय सेल। सही है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? क्रोड। चलो अब निखिल तैयार हो जाओ। निखिल, अरे कहाँ भाग जाते हो निखिल तुम? श्वेता। यस सर। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? और मैंने बोला भी था ये चीज। जीवाश्म सर। शाबाश। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, कौन सी सेल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? मैंने बोला भी था ये चीज, याद रखना। अवसादी। सही है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? श्वेता बताइए। परपटी सर। सही है। चलो सना, जवाब दीजिए फटाफट, इनका मिलान कीजिए। अरे बनने नहीं हो रही थी। सड़क में इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है खनिज। एक मिनट रुको सर। शेल पृथ्वी की सतह। सर सिलिका एवं एल्यूमिनियम, तो ये खनिज आ जाएगा। लपड़ पड़ेगी। सिलिका एल्युमिनियम से बनता है सीएल बनेगी। सर नीचे भी है क्या? मैं तो सिर्फ उनको ही देख रही थी। अच्छा, चिकनी मिट्टी। हाँ बोलो बोलो। सोना, पेट्रोलियम और कोयला खनिज के उदाहरण है, जीवाश्म के नहीं। जीवाश्म जंतुओं के मृत्यु से। अरे जीवाश्म का ही होता है वो। ये देखो इधर, इधर देखो। गोल्ड जो है, गोल्ड तेलों की खनिज परतों है। में दबे मत पौधे जंतु डाउसर जीवाश्म कहते हैं। क्या हो गया? गोल्ड खनिज है ना, गोल्ड भी था उसमें। जंतुओं के अवशेष, ये खनिज है। सोना चांदी क्या पेट्रोलियम, कोयला खनिज है। सोना भी तो है आगे। और जो जीवाश्म है वो कंकाल का एक तरीके का। सही है, सही है। जीवाश्म नहीं आएगा, खनिज आएगा इसका आंसर। चलो ठीक है, इधर आओ सब लोग। बताओ करोड़ क्या है? भीतरी परत। सबसे भीतरी परत। हाँ, सबसे भीतरी परत। खनिज क्या है?
निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। हाँ ये रहा। सेल क्या होती है? सेल क्या होती है? सेल सर पृथ्वी सिलिकॉन और एल्यूमीनियम का बनता है। सेल बनेगा ये तो। ये तो Cl तो ये हो गया, सिलिकॉन एल्यूमीनियम तो उधर है ही। सेल पेट्रोलियम की प्रक्रिया स्लेट में बनता है। सबसे भीतरी निश्चित रासायनिक मिश्रण पृथ्वी की सतह पे शेल लाइन। हाँ, सब पृथ्वी की सतह होगी। सेल चट्टान तो चिकनी मिट्टी क्या होगा बताइए? पृथ्वी की परपटी। चिकनी मिट्टी। पृथ्वी की सतह। पृथ्वी सतह चिकनी मिट्टी होगी? नहीं सर, शैल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया सर, उसमें चिकनी मिट्टी भी बनती है। अच्छा, हम बताओ कहाँ बनती है? कहीं नहीं दिया। मैंने देखा था। देखो सेल है ना, सड़क और इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। तो सेलों का उपयोग देखो दिया तो है। तो ये सब एक सी बात है। पे चिकनी मिट्टी क्या होगी? चिकनी मिट्टी सर कायन शैलों में परिवर्तित हो सकती है चिकनी मिट्टी। कहा दिया? ये रहा सर, आग्नेय एवं अवसादी शैल उस ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में चूने एवं पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता तो ये आएगा स्लेट में बदलता पर सेल की परिवर्तित होती प्रक्रिया। यही तो मैं बोल रही थी सर, सेल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया। चलो कारण बताना है। शिवानी बताएगी कारण। चूना पत्थर से संगमरमर में बदलता है, क्यों? सर वो हीट और टेम्परेचर की वजह से ज्यादा। और अवसादी सेल अवसाद से बनती है, वो सर वो क्या होती है मतलब ये बता दो एक बार मेरे को, अवसाद और अवसादी मीनिंग बता दो। सेडिमेंटरी और वो आग्नेय शैल वो को क्या बोलते हैं? हाँ मतलब सेडिमेंटरी हो गया, मतलब टुकड़े हो गए। जब टुकड़े होते हैं ना, जैसे वो नदी आती है अच्छा अवसादी। हाँ अवसादी वो मतलब सेडिमेंट्री रॉक जो होती है उससे बनती है, एयर विंड वाटर के एक्शन से। चलो ठीक है, ये तीसरा चैप्टर हो जाए। अब देखो ये जो देखो ये रहा 2024 का क्वेश्चन। ये उधर भी मिला था, इधर भी मिला है। देखो 2024 का क्वेश्चन है ज्वालामुखी। देखो ज्वालामुखी के उत्पाद क्या क्या है? देखो राख और धूल है, तो राख हो ये रहा, ठीक है। धूल वही मान लो। नाइट्रोजन का यौगिक, सल्फर यौगिक और ज्वालामुखी पायरोक्लिस्टिक मलबा, ये चारों चीज़ें निकलती है। चलो ये चैप्टर पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। आ जाओ, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य हो गया कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये चीज़ याद रखना। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखो ये घूम रहा है, इस कारण से मूवमेंट होता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल भी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो ये चीज़ याद रखना। पृथ्वी की गतियाँ तो दो प्रकार की, एक अंतर्जनित बल के कारण और एक बहिर्जनिक बल के कारण। अंतर्जनित बल में दो प्रकार के, एक आकस्मिक बल आएगा, वो कौन से होते हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ठीक है। पटल विरूपण बल होता है, पर्वत निर्माणकारी बल। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहिर्जनित बल क्या होगा? अपरदन और निष्पेषण। नदी का बहता जल हो गया, पवन हो गई, समुद्र तरंग हो गया और हिमनद हो गया, ठीक है। और यही क्वेश्चन दिया हुआ था वो, ठीक है। अब देखो स्थलमंडलीय प्लेट
भूपरपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप में महासागर की सतह टिके होती है। वहाँ पे अपने डायग्राम भी देखा था। ज्वालामुखी भूपरपट्टी का खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, तो एक ज्वालामुखी है, ये यहाँ से निकलती है, तो याद करो अंतर्भेदी, ये जब बाहर हो जाएगी तो बन जाएगी। गैस और आँख यहाँ निकलती है, क्रेटर होता है जहाँ से निकलती है, निकास पॉइंट होता है वेंट, इसको लावा बोलते हैं। ये परपट्टी है, यहाँ रखना, मेंटल से निकलती है, ये चीज़ याद होना चाहिए। ज्वालामुखी कहाँ से निकलती है? मेंटल से पार्ट से निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार स्तन मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये रहा। ठीक है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, ऐसे ऐसे गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे याद करो, जैसे नेपाल भूकंप का सेंटर था तो वहाँ ज़्यादा हानि हुई, पर प्रभाव उसका भारत तक देखा गया। तो ये चीज़ याद रखना। उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र जो इसका जो सेंटर यहाँ पे रहेगा, सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा था, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे दिया रहता ना, यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट। भूभंगीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एच तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अब देखो जहाँ भी यूपीएससी इस टाइप में छोड़ देता है, यही यूपीएससी ने 2023 में पूछा था इनके बारे में। ऐसे तो आप आगे जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे दिया भी है अच्छे से। यदि भी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार होते इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछली की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। शायद आपने लोगों ने विजन का टेस्ट दिया होगा तो उसमें आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, गुजरात में भूकंप आया था, उस टाइम बहुत झटका हुआ था, बहुत लोग मरे थे भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल, ये याद रखना किस पे नापा जाता है, 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, इतने लोग मर गए थे, सोचो टीचर, ये सब चीज़ें वो दी हुई है। तो ये देखो ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आएगा। ध्यान से देखो इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। पहली बात तो स्कूल साथ दे, तो इसीलिए है ना, फिर बाद में ये पैरामीटर बना कि एक स्कूल में इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। स्कूल के जब ये भूकंप आया ना उसके बाद में बिल्डिंग कोड बना। ठीक है, सोचो ये नहीं पहुंच पाई थी, राहत भी नहीं पहुंच पाई थी, तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई थी। शहर में आग लग गई थी चारकोल अंगीठी के पलटने के कारण। पहले लोग यही यूज करते थे घरों में। आपातकाल की घोषणा कर दी गई राष्ट्रपति ने। मुख्यमंत्री केंद्र से अपील की गई कि कुछ मदद करें। अब इधर आओ। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसकी भूकंप तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तु के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 से अथवा उससे अधिक होती है तो बहुत शक्तिशाली है, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ये चीज़ याद रखना है। सुरक्षित कहाँ रहे, ये सब चीज़ें बचपन में आपने पढ़ाई होगा, तो इसका मतलब है नहीं। चलो अब देखो, ये रहा नियाग्रा जलप्रपात। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन तो पूछा था, 6ठी क्लास में मिल ही गया था। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका की वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, याद रखना। ठीक है, अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ये चीज़ याद रखना। मुख्य इस्तेला करके अपक्षय और अपर्दन नामक के 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के तो वो अवसादी वाला यही तो था, निक्षेपित से अवसादी चट्टान बनती है। नदी के कार्य क्या होता है? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। देखो याद रखना ये चीज़। जल की शक्ति देखो कट जाता है एक जलप्रपात।
जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, याद रखना यहाँ पे, और ये क्या क्या बनता है ये पता होना चाहिए, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, याद रखना, जब ये ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा तो इसको विसर्प बोलते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन व निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे से निकट आ जाते हैं, इस कारण से फिर यहाँ पे देखो अपरदन होगा तो ये अलग बन जाएंगे। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। इस टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत छोटे मोटे एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है, ये चीज़ याद रखना। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जैसे अभी बिहार में आया था। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। इस ऐसी मिट्टी में पदार्थों का अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों का तटबंध कहते हैं। ये वाला जब ये मान लो कि ऐसे आएगी नदी, मिट्टी जमा होती जाएगी तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, तो नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनके वितरिका कहा जाता है। देखो ये याद रखो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसी से डेल्टा बनता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यहाँ अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, ये चीज़ याद रखना। विशिष्ट कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो है सबसे बड़ा वही है। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित इसला करते हैं, ये यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट 21 से 22 के पेपर में जाके देखना है, पूछे हुए हैं। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, ये याद में स्टेक ये पीटी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, स्टेक क्या है, तो याद रखना समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित इसला करते हैं। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय शिलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगी लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ये रहा, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छती ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। फिर ये देखो, ये बाद में ये चीज़ यहाँ रूपांतरित हो जाएगी। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है, जिसको स्टेक कहते हैं। दीवार जैसी आकृति को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग उधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी प्लस मेंस के लिए, ये भी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिमनद के कार्य 2022 का देखना, 22 से 21 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये रेगिस्तान वाले आए हैं क्वेश्चन। हिमनद अभी आएगा, इसमें तीसरा रेगिस्तान वाला ये। हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मय मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। ये चीज़ याद रखना, देखो बर्फ भी करती है। गोलाश्मय मिट्टी में पत्थरों से भूत दृश्य का अपरदन करती है, ठीक है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और ये सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। अब ये पवन के कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिबे कुछ चित्र प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्र के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, ठीक है। इसलिए इसी सेल के आधार संकीर्ण व शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। इनको बालू टीबा कहते हैं। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विशिष्ट रूप में निक्षेपित हो जाते हैं तो लोएस कहलाते हैं। ये चीज़ याद रखना, चीन में विशाल लोएस पाए जाते हैं। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे कर लो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लो। चलो इनमें से कौन से समुद्री भयजनिक अंतर्जीवी बंद हुआ बताया था। अपरदन क्या है, ये बाढ़ का मैदान निर्माण कैसे होता है, बालू टीबा, समुद्री पुलिंग का निर्माण, चाप झील क्या होता है, प्लेट क्या होता है। चलो इधर आओ, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग का विशेषता नहीं है, सना बताइए। उधर क्या देख रही हो? कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री गुफा है, ये अभी आखिरी में पढ़ाया था, ये तो बताइए सर। ये तो है तरंग की नहीं ना, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
किनारा कौन सा वाला सर? इनमें कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? सेल। सर श्वेता भी बताना चाहती है। बताइए श्वेता, क्या होगा श्वेता, बताइए इसका आंसर। सेल आएगा सर। सेल आएगा? सेल किससे बनता है फिर? सर उष्तावदाब किनारा नहीं होता है वो तो। सर देखो। किनारा तो तरंग से प्रभावित होगा ना वो चट्टानों से बनता है ना सर सेल? सेल चट्टानों से बनती है और किनारा हो सकता है। सर किनारा तो जैसे पानी की तरंग भी जाती है ना सर किनारे पे, समुद्र तट पे। समुद्र के पास ही। ये देखो, देखो समुद्री गुफा तो बनती है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब ये बताओ किनारा और सेल ये बनेगा या नहीं? कौन सी विशेषता नहीं है समुद्री तरंग की? सर यहाँ पे लिखा है ना, समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। जब दरार विकसित होगी तो किनारा बनेगा। तो विशेषता होगी सेल। सेल तो अलग है ना, सेल तो उसका पैटर्न हो गया एक अलग से कि सेल होगा तो बनेगा। ये बताइए हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमोर। हाँ हिमोर होगा। बाढ़ग्रस्त मैदान कैसे बनेगा नगीना? बाढ़ग्रस्त मैदान किससे बनेगा? जमाव से बनेगा, मिट्टी के जमाव से। अरे नदी वाला नहीं बनेगा सर नदी का बनेगा। और सर और पुलिन क्या होता है? पुलिन, पुलिन बताइए, पुलिन क्या होता है? पुलिन, पुलिन क्या होता है? पुलिन याद आया? समुद्री तरंगे, हाँ, किनारों पर अवसाद जमा कर उसको समुद्री पुलिन बनाते हैं। ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन, श्वेता जवाब देगी। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, बताइए श्वेता। ज्वालामुखी सर। ये देखो, ये ऊपर देखो, ये पहला डायग्राम था। आकस्मिक बल, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब चीज़ें याद रखना। चलो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। छत्रक सेले पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है सना, बताइए। रेगिस्तान में सर। हाँ, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में छत्रक सेले पाई जाती है। और सर कहाँ पाई जाती है बताइए। सर रेगिस्तान में पाई जाती है। चाप झील यहाँ पाई जाती है। श्वेता कहाँ पाई जाती है चाप झील? श्वेता कहाँ गायब हो गई? अभी तो बोले थे। यस सर। तो बताइए ना, चाप झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील तो नदी से अलग होते, जो बाढ़ मैदान होते हैं उनके तो जो अलग मतलब नदी बन जाती है। नदी चली वो अलग से कट के बन जाता है, नदी घाटी अलग बनती नदी बन जाती है, वो चाप झील कहते हैं। अब देखो इसको मैं फटाफट मिला देता हूँ। चलो ठीक है। भूकंप, भूकंप से क्या आएगा? पृथ्वी का कंपन, ठीक है। हिमनद क्या होगा? बर्फ की नदी। विसर्प क्या होता है? जब वो नदी हो उसके अलग बन जाती है। नहीं तो ये नहीं होगा फिर, बर्फ की नदी नहीं, सही है। विसर्प क्या होगा? विसर्प ये जो नदी ऐसे ऐसे मुड़ के जाती है तो वो बन जाती है। पुलिन क्या होता है? अभी पुलिन देखा ही थे अपन ने। पुलिन वो होता है ये समुद्री तट का होता है। कठोर से। अरे अभी तो देखा ही था, समुद्री तट के जो तो बनता है पुलिन। अरे ये रहा पुलिन, देखो ये रहा। समुद्र बिरगु क्या है? किनारों के तरंगों के अवसर से। तुम लोग कहाँ, ठीक है। समुद्री बर्फ की नदी, पृथ्वी का कंपन, समुद्री भृगु, समुद्र भृगु, कठोर समुद्र तल, ये किससे बनता है? समुद्री किनारों पर अवसाद जमा का समुद्री पुलिन का निर्माण करता है। समुद्र बिरगु से। अरे नहीं, समुद्री किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अब पुलिन सर। जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात
बताओ क्या सर, कर रहे हो जैसे तुम लोग। जलप्रपात क्या होगा, बालू टिब्बा क्या होगा। बालू टिब्बा चलो रेगिस्तान हो गया। जलप्रपात और पुलिन बताओ, पुलिन क्या होगा। सर समुद्री तट हो गए, चलो वो तो। बालू टिब्बा क्या, ओ जलप्रपात क्या होगा। जलप्रपात समुद्री तट, ये तो नहीं होगा। क्षेत्र क्षय, कठोर संसद सेल आएगा। कठोर कठोर संसद सेल आएगा, क्योंकि उसी से तो जलप्रपात बनते हैं, क्योंकि वो टूटते नहीं है तो वहीं से वही तो बनते हैं। चलो ठीक है, तो कल जो बचे हुए चैप्टर पढ़ लेना, कल कंप्लीट करेंगे इसको। और कल 5th क्लास का एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ऐसे का काम शुरू करेंगे। सर ये पढ़ के आनी पड़ेगी, काफ़ी दिन तक। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ सब लोग।